डाउटनट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। हे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कक्षा 10वीं के लिए साइंस का इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। तो हे दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को ऐसे प्रश्न बतलाने वाले हैं जो कि मैट्रिक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। है दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन मिला है जल, ऑप्शन बी में दिया गया है कांच, ऑप्शन सी में दिया गया प्लास्टिक, ऑप्शन डी में दिया गया है मिट्टी। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो आइए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 को दिखा देते हैं। है दोस्तों, जैसा कि मोबाइल स्क्रीन पे आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि ये होता है आपतित किरण, एक होता है आपतन बिंदु और एक होता है परावर्तित किरण। बीच में एक लंब डाला जाता है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। तो मान लेते हैं आपतित किरण को निर्गत किरण है, ठीक है, और बीच में एक लंब डाला गया है। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो ये कोण बन रहा है, इसे हम निर्गत कोण कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्गत कोण। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है। हम आप सभी को पहले वाले वीडियो में ही बता दिए थे कि किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक जिसे हम म्यू द्वारा सूचित करते हैं, तो अपवर्तनांक म्यू का जो मान होता है वह होता है साइन आई बटा साइन आर। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा साइन आई बटा साइन आर। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। अगर इस क्वेश्चन को साफ भाषा में बोला जाए तो ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती है। दोस्तों, आपसे बता दें, जिस भी व्यक्ति के आंख में दूरदृष्टि दोष हो गया है वह अपने आंख के माध्यम से दूर के वस्तुओं को साफ देख सकती है, किंतु निकट के वस्तुओं को साफ नहीं देख सकती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, दूर के वस्तुओं को। है दोस्तों, उसके बाद में कुछ नंबर 6 में दिया गया है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। आप सभी के लिए इसको 4 ऑप्शन दिया गया है, लाल, हरा, बैंगनी, पीला। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि कांच के प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश यानी सफ़ेद प्रकाश जो होता है उसके स्पेक्ट्रम में किस रंग का जो झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी का होता है। सबसे ज़्यादा सबसे कम किसका होता है, तो लाल का होता है। उसके बाद में जो अगला सवाल है कुछ में 7 में कि किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे धन और त्वरण नहीं बल्कि धन तथा ऋण हो जाएगा, ठीक है। यानी कौन सा उपकरण होता है जिसमें धन यानी प्लस, ऋण यानी माइनस, प्लस और माइनस का सिंबल यानी चिन्ह नहीं होता है। तो वह जो उपकरण है कुंडली है, क्योंकि एम्पियर में भी प्लस माइनस होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है, लेकिन कुंडली एक ऐसा उपकरण है जिसमें प्लस और माइनस का सिंबल नहीं होता है। उसके बाद में आज सभी मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाता है। दोस्तों, आप सभी को बता दिए थे कि श्रेणी क्रम समूहन द्वारा जो समतुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है वह होता है R1 प्लस R2। यहाँ पे R1 और R2 को हम पहले प्रतिरोध तथा दूसरे प्रतिरोध बोल सकते हैं। तो R1 का मान ही इस क्वेश्चन में वह है 10 ओम, तो हम लिखेंगे 10 ओम। फिर प्लस R2 का जो मान है वो 20 ओम दिया गया है,
तो हम यहाँ पे 20 ओम लिख सकते हैं। हे दोस्तों 20 ओम में 10 ओम को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो 30 ओम हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी में दिया गया था 30 ओम। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। यानी 12 वोल्ट के जो भी विभवांतर को दो बिंदु तक लाने में 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको इसके लिए फार्मूला होता है, विभवांतर को हम भी द्वारा सूचित करते हैं, कूलम को सी द्वारा। हमें ज्ञात करना है कार्य, वर्क ज्ञात करना है। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चूंकि भी गुने सी करेंगे, भी यानी वोल्ट यानी विभवांतर का जो मान है वो 12 है, तो 12 गुने कूलम यानी सी का जो मान है वो 2 है। इसमें 12 में 2 से ना कर देंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा। यहाँ पे हमें ज्ञात करना था कार्य। आप सभी को मालूम होगा कि कार्य का जो ऐसा मात्रक होता है वो जूल होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 24 जूल। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि विद्युत फ्यूज काम करता है, यानी विद्युत का जो फ्यूज होता है वो किस प्रभाव पे कार्य करता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। है दोस्तों, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 को आज से मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है यदि किसी नर्म लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। किसी भी नर्म लोहे की धारावाही कुंडली में कुंडली को गर्भ में रख दिया जाता है तो क्या बनता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में भी। क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो विद्युत चुंबक हो जाएगा। चूँकि हम किसी भी नर्म लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में अगर रख देंगे ना, तो वो जो चीज़ का निर्माण करेगा वो विद्युत चुंबक का निर्माण करेगा। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैट्रिक एग्जाम में लगभग बहुत बार पूछा गया है ये सवाल कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। के से बोलते हैं किलो, डब्ल्यू से वाट, ए से हावर यानी घंटा। तो 1 kWh को हम बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा। तो है दोस्तों, आपसे बता दें कि 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है वो 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। दोस्तों ये जो सवाल है मैट्रिक एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये ऐसे सवाल है जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ना ही सिलिकॉन की आवश्यकता पड़ती है, ना ही क्रोमियम की, ना ही एलुमिनियम की। क्वेश्चन का सही जवाब यूरेनियम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया जा चुका है। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 में कि जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है। H2 यानी हाइड्रोजन गैस और O2 यानी ऑक्सीजन गैस होता है। तो H और O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी 2:1 हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन 15 में कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बायोलॉजी से लिया गया है ये प्रश्न कि भोजन का जो पचना है वो कौन सी अभिक्रिया है। हम आप सभी को पहले भी बता चुके हैं कि भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। है दोस्तों, उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कि रासायनिक समीकरण Fe+H2O यानी फेरम प्लस जल, ये जो रासायनिक अभिक्रिया दोनों आपस में अभिक्रिया करती हैं तो ये बनाते हैं Fe3O4। ठीक है, प्लस में H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो संतुलित करने पर जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे संतुलित करना होगा। यहाँ पे देखिए Fe यानी लोहा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Fe3 यहाँ पे 3 है। तो परमाणु संख्या बराबर करने के लिए यहाँ पे आपको 3 लगाना होगा। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो यहाँ पे H के पहले भी आप 4 लगा देंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन केवल 4 है। हाइड्रोजन यहाँ पे देख लीजिए 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 नहीं बल्कि 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको संतुलित करने के लिए दोनों और परमाणुओं की संख्या समान करने होंगे। कितनी संख्या, अगर आप चाहते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण पे एक अलग से वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे आसानी से संतुलित कर सकेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में जो क्वेश्चन का सही जवाब होगा
वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसे संतुलित करेंगे तो ऑक्सीजन की जो अणुओं की संख्या होगी जो O4 हो जाएगी। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो ऑक्सीजन के 4 परमाणु। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट तथा काफ़ी सिंपल है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? दोस्तों आपसे बता दें कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया को हम क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ये मैट्रिक एग्जाम के लिए नया क्वेश्चन है, मैट्रिक एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस अभिक्रिया को याद रखना होगा आपको। कौन सी अभिक्रिया? तो क्लोरो क्षार अभिक्रिया। उसके बाद में जो काफ़ी सिंपल तथा काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इंटर एग्जाम में भी पूछा जाता है ये सवाल कि चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है। चीनी की जगह पे आपको सुक्रोज का भी अणुसूत्र पूछा जा सकता है। तो चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है? क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी में दिख रहा है, C12H22O11 यही होता है चीनी का रासायनिक सूत्र। मैट्रिक एग्जाम में खास करके चीनी का पूछा जाता है, या संगमरमर का पूछा जाता है, या ग्लूकोज का पूछा जाता है। संगमरमर को तो आप सभी को मालूम होगा, वह होता है CaCO3। ग्लूकोज का होता है C6H12O6। तो ये सभी का आपको सूत्र याद कर लेना होगा, क्योंकि 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव इसमें से जरूर आता है। अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में कि हमारा शरीर किस पीएच परास के अंदर कार्य करता है। हमारा जो शरीर है वो कितने पीएच परास के अंदर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आपको चार ऑप्शन दिया गया है। आपसे बता दें कि मनुष्य का जो भी शरीर है ना, वो 7 से लेकर 7.8 के बीच पीएच परास के बीच ही कार्य करता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 से 7.8 के बीच। अगला सवाल काफ़ी सिंपल है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। हम आपसे पहले ही बता दिए हैं, सोडियम तथा पोटेशियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो फिलहाल इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है लिथियम, दूसरा है कैल्शियम और तीसरा है कॉपर। डी में दिया गया आयरन। तो यहाँ पे देख लीजिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है। तो आप सभी को हमेशा याद रखना होगा कि एक होता है सोडियम, दूसरा होता है पोटेशियम। ये दोनों को हम चाकू से काट सकते हैं और ज़्यादा करके एग्जाम में सोडियम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। या ऑप्शन में रहेगा Na, चूँकि सोडियम का जो संकेत होता है वो Na होता है। Na का मतलब नाइट्रियम, नाइट्रियन सोडियम का लैटिन नेम होता है। उसके बाद में अगला सवाल है कुछ में 21 में कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है। यहाँ पे 4 यौगिक का नाम दिया गया है जिसमें से आप सभी को बताना है कि कौन ऐसा यौगिक है जो आयनिक यौगिक है। तो है दोस्तों कुछ में 21 का राइट आंसर है CaCl2O हो जाएगा, यानी कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। 4 धातु का नाम दिया गया है। पहला है Fe यानी लोहा, ये तो धातु है। दूसरा है Cu यानी कॉपर, ये भी धातु है। C में दिया गया Ni यानी नियॉन, ये भी तो धातु है। डी में दिया गया Sb यानी सिलिकॉन, यही एक प्रकार का उपधातु होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, Sb। उसके बाद में जो अगला सवाल है कुछ में 23 में कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का जो संश्लेषण किए थे वो कौन किए थे। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ना ही कोल्बे ने किए थे, ना ही बोहर ने और ना ही बर्जिलियस ने। तो क्वेश्चन का सही जवाब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 24 में कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड को हम जल से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या देता है। 4 ऑप्शन मिला है, मीथेन, इथेन, एथीन, एथाइन। तो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एथाइन देता है। अगला जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावयवी है। यहाँ पे समावयवी तत्व का आपको चयन करना है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो यहाँ पे देख लीजिए जो दिया गया C2H5 यानी एल्कोहल वाला, और यहाँ पे भी दिया गया CH3OCH3। तो क्वेश्चन का सही जवाब समावयवी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 26 में कि वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 1 के जितने भी तत्व होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, संक्रमण तत्व, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, लैथेनाइड्स। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ग 1 के तत्व को हम क्षार धातु बोलते हैं।
अगला सवाल क्वेश्चन 27 में दिया गया है कि धातुओं में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वो होता है एनोडोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एडीपी की जगह पे आपको एटीपी होता है, एडिडो ट्राइफॉस्फेट। के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 30.5 केजे का मतलब किलो जूल प्रति मोल। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 28 में दिया गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है? पहला ऑप्शन है जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, एमिनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो ये दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जल के वहन के लिए। अगला सवाल क्वेश्चन 29 में दिया गया है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ये मेट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी सिंपल तथा काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो मेट्रिक एग्जाम में लगभग बार बार पूछा जाता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे पहला से मनुष्य में, काकरोच में, घोड़ा में, ऊँट में। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, काकरोच में ही खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि परिवर्त प्रक्रिया क्या है? तो प्रतिवर्त प्रक्रिया जो है वो क्या है? तो प्रतिवर्त प्रक्रिया लार आना भी है, रक्तदान भी है, हृदय गति भी है। तो इसीलिए क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण इस वीडियो में हम आप सभी को 1 से लेकर साइंस का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। ऐसे ही करके एग्ज़ाम तक के आपको पूरे सब्जेक्ट का हम आप सभी को तैयारी करा देंगे। तो आप विश्वास कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं सभी को बारी बारी से देखते रहिए। चैनल को नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी चैनल के माध्यम से स्टडी कराने की सलाह दीजिए, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। तो हम लाइव क्लास चलाना भी स्टार्ट कर देंगे। जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरा मोबाइल को डाउनलोड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है, उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल तक के सभी सवाल उस ऐप में आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री सर जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी VI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।